Dear students, we'll come to the third lesson, that is Nindaras. First, बड़े घर की बेटी हो गई. Then we completed Yuva Onse. Now we'll come to the third lesson, that is Nindaras. इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है. तुम लोग जानते हो कि हम लोग जीवन में नवरसों का अनुभव करते हैं. तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जो है वे कह रहे कि उन नवरसों में से एक है निंदारस. ये निंदारस क्या है? दूसरों को गाली देना, दूसरों के पीठ पीछे उन्हें निंदा करना, उनके बारे में गलत बात कहना, ये सब जो करते हैं उससे जो आनंद मिलता है उसके बारे में वर्णन करने के लिए यहाँ पर इस पाठ को दिया गया है. इस पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जो है अपने मित्र, दो मित्रों का नाम कहे बिना का और का संबोधन करते हुए कहते हैं. क्या क्या कहते हैं करके देखते चलो. का कई महीने बाद आए थे. सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा. तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई. यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी. अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं. और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला. देखो क्या कह रहे यहाँ पर, अपने मित्र के बारे में कह रहे. एक मित्र जिसका नाम का है वो कई महीने बाद घर आए थे. सुबह चाय पीकर अखबार देख रहे थे तो तूफान की तरह, तूफान क्या है, तेजी से आती है ना, तो उसी तरह तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा. देखो साइक्लोन की तरह करके बोल रहे. साइक्लोन क्या होता है? बहुत दिनों तक, लंबी दिनों में 3-4 दिन, कभी कभी हफ्ते भर बारिश जो होती ही रहती है, छोड़ के जो बारिश आती रहती है, वैसे बहुत देर तक पकड़ के रखा करके बोलने के लिए वहां पर साइक्लोन शब्द को इस्तेमाल किए. उस तरह उसके भुजाओं में मुझे जकड़ा. तो ऐसा लगा जैसे धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी. धृतराष्ट्र ने भीम को जिस तरह से जकड़ा था, भीम की पुतले को, वो याद आ गया मुझे. अंधा धृतराष्ट्र जो है वो टटोलते हुए पूछा था, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लो. और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया था तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला. देखो यहाँ पर ये धृतराष्ट्र जो है कौरवों के पिता, उनको एक शक्ति थी, वे भीम को मारना चाहते थे. तो एक बार क्या करते हैं, भीम को अपने पास बुलाते. तो पांडवों को शक होता है, कभी ना बुलाने वाला ये धृतराष्ट्र भीम को आज क्यों बुला रहा है करके शक के कारण से भीम का एक मोम का पुतला बेचते हैं. तो उस मोम के पुतले को ही भीम समझ के धृतराष्ट्र ऐसे पकड़ते हैं कि वो पुतला चूर चूर हो जाता है. तो उसी का वर्णन कर रहे, वैसे हो गया मेरा हाल करके बोल रहे. ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को ही अंकवार में दे देते हैं. हम अलग खड़े देखते रहते हैं. का से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं. मैंने अपना पुतला ही उसे दिया. पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ. पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और घा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा. इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसक दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी. भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होते कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाया है. चलका धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए. तो देखो क्या कह रहे, ऐसे मौके पर हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने पुतले को अंकवार में, मतलब हाथ में दे देते, किसी के हाथ में दे देते हैं और हम अलग खड़े रह जाते हैं. कहा से मैं क्या गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं. उसका मौका तो मैंने नहीं दिया. मैंने अपना पुतला ही उसके हाथ में दिया.
पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि यह धृतराष्ट्र का मिलन है, ये धृतराष्ट्र ही मेरे से मिल रहा है। पिछली रात को एक मित्र ने तो बताया था कि एक का जो है ये अपने ससुराल में आया है और घा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तक मेरी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद भी आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने अपने शरीर को उसके हाथ में चुपचाप दे दिया और मैं अलग हो गया। निस्नेह कटीली देह उसके बाहों में छोड़ दिया था। भावनाएं जो होती है अगर उसके कांटे होते तो उसको समझ में आता कि वो नागफनी का मतलब पता है? सांप जो होता है, नागरहाऊ, कोबरा जो बोलते हैं हम लोग, वो क्या करता है जब उसके ऊपर हमला होता है, हमले से बचने के लिए अपना ऊपर का लेयर जो होता है स्किन उसको छोड़ के जमीन के अंदर घुस जाता है। वो छोड़ा हुआ चमड़ा जो रहता है उसी को नागफनी बोलते हैं। तो वो ही कह रहे वहाँ पर नागफनी से मिल रहा है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो उसके हाथ में पुतला ही बढ़ाना पड़ता है। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। तो देखो क्या कह रहे, पर वो मेरा जो आया था मित्र, वो तो एक्टिंग में एक्सपर्ट है। उसके आंखों में आंसू नहीं आए, बाकी सारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं मिलन के उन सबको उसने प्रकट किया। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता हुआ असीम स्नेह, मतलब एक ऐसा फ्रेंडशिप जिसके बारे में कहना ना हो, और वह स्नेह सिक्तवाणी मतलब प्यार से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ शब्द बोला। अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया है यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठी निकलता है। तो देखो क्या करे, बोलने लगा। वो क्या बोलने लगा? अभी सुबह की गाड़ी से उतरा हूँ, एकदम तुमसे मिलने के लिए चला आया हूँ। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने आता है। अरे आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया हुआ है, यह तो मेरे मित्र मुझे बता के गया है। इस झूठ से उसका कोई शायद प्रयोजन तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्दोष मिथ्यावादी, मतलब बिना सकुचाए बहुत ही आसानी से झूठ बोलते हुए जाते हैं। वे आदत से प्रकृति के वशीभूत, मतलब नेचुरली क्या है, झूठ बोलते हैं। उनके मुंह से कोई बड़ा प्रयास किए बिना, कोई प्रयोजन के बिना झूठ निकल जाता है। तो देखो क्या कह रहे, मेरे एक रिश्तेदार ऐसे है, वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछो तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। तो देखो क्या कह रहे। और एक रिश्तेदार के बारे में बता रहे, मेरे एक रिश्तेदार है, वे अगर बंबई जा रहे हो और हम उनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं तो वे बोलेंगे कि कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से कभी निकलता ही नहीं। का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। ऐसे ही एक का जो है वो भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। निर्दोष मतलब कोई दोष ना रहने वाला, और सहज स्वाभाविक नेचुरली आसानी से झूठ बोलने वाला आदमी, मिथ्यावादी झूठ बोलने वाला आदमी है। वह बेटा कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने घा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म अगण्य जगन्य है वे सब घा पर आरोपित करके उसने ऐसे घड़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं
यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी घा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। तो देखो क्या कह रहे, वो तो बैठ गया, कब आए, कैसे हो, निष्का लागो थी ब्रो, कब आए हो, कैसे हो, ये सब पूछने के बाद घा की निंदा आरंभ कर दी। घा को गाली देना जो है उसको शुरू कर दिया। मनुष्य के लिए जो भी कर्म, कर्म मतलब करने वाले काम, क्रिया जो होती है जघन्य है, मतलब ना करने वाला है, उन सब को घा के ऊपर आरोपित किया और ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसका तस्वीर खींचा। उसको सोचकर मैं एक पल के लिए कांप उठा, क्योंकि ये कल मेरे बारे में घा के पास भी ऐसे ही बोला होगा करके मैं सोचा। तो देखो क्या करे, सुबह की बातचीत में घा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को चार चार वाक्यों में दराशाही करके वह बढ़ लेता। देखो क्या कह रहे, सुबह की जो बातचीतें हुई, कन्वर्सेशन हुई, उसमें क्या है, वो घा जो है उसी का प्रमुख विषय रहा, उसी के बारे में बोलते रहे। फिर तो जो भी परिचित आदमी है उसकी बात जो भी निकल आती तो उसको 4-6 वाक्यों में धराशाही मतलब जमीन पर लिटा देता, मतलब उतने खड़े खड़े काले शब्दों से गालियां दे देता और आगे बढ़ जाता करके बोल रहे। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत उसके हाथों कर लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाया और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। तो देखो क्या कह रहे, ये मेरा मित्र जो है ये तो अद्भुत आदमी है, इसके पास दोषों का कैटलॉग, कैटलॉग पता है ना क्या होता है करके, जिसमें हमें सेलेक्ट करने के लिए आइटम्स रहते हैं, वैसे दोषों का कैटलॉग था। मैंने सोचा कि जब ये हर परिचित को निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं अपने हाथों से विरोधियों का मतलब अपने एनिमीज जो होते हैं उनका गत उसके हाथों कर लूँ। तो मैंने अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन, आरा मशीन मतलब पता है ना, एक्स ब्लेड जो रहता है, एक्स से जो वुड काटा जाता है, उस एक्स ब्लेड की तरह मैं, जैसे मजदूर लोग लट्ठा खिसकाते जाते हैं, वुड को खिसकाते जाते हैं, तो वुड जो है उसको वो आरा मशीन काटता जो जाता है, वैसे ही मैं अपने विरोधियों का नाम लेता जा रहा था और वह उन्हें काटता जा रहा था। बहुत ही आनंद मिल रहा था। दुश्मनों को रण क्षेत्र में मतलब बैटलफील्ड में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर सोल्जर को ऐसा ही सुख मिलता रहा होगा।